गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है जीएलसी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां लगातार हम साइंस के एमसीक्यूज़ को स्पेशली फिजिक्स में डे 5 पर पहुंच चुके हैं और कंटिन्यू फिजिक्स के न्यूली जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेशली 19 जून को जो कंडक्ट होने वाला है उसमें पूछे जा सकते हैं, उसको लेकर हम वास्तविकता में जो क्वेश्चन और आंसर की सीरीज है उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन डिस्कवरर के नाम भी आपको दिख रहे होंगे, तो इसमें से कोई एक सिंपल स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। आपको पता लगाना है कि कौन सा वो स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसके खोजकर्ता का नाम एलन ट्यूरिंग है। किलफर्ट अल्बर्ट ने एक्सरे खोजी थी। नैदानिक अल्ट्रासाउंड इयान डोनाल्ड ने खोज करी है। मशीन गन के डिस्कवरर का नाम जेम्स पकल है और प्रक्षेपास्त्र जो हैं वो वर्न ब्रान और ब्रान ने खोजे। तो देखते हैं इस सवाल का सही जवाब जो है वो क्या होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप में से काफी सारे लोग जब इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज़ जरूर होगी कि किलफर्ट अल्बर्ट जो हैं, याद रखिएगा, इन्होंने एक्सरे की खोज नहीं की थी। एक्सरे की खोज तो विलियम रोएंटजन ने की थी, जिसके लिए साल 1901 का नोबेल पुरस्कार से उनको नवाजा गया था। लेकिन हाँ, उसी एक्सरे का प्रयोग करके एक्सरे मशीन बनाने वाला व्यक्ति, मतलब एक्सरे मशीन में एक्सरे स्किन को, मसल्स को पार कर जाती हैं लेकिन बोन को पार नहीं कर पाती हैं, और इसी वजह से एक्सरे का उपयोग टूटी हुई हड्डी का पता लगाने के लिए करते हैं। तो यहां मैंने तीन चीजें आपको बताई कि एक्सरे की खोज विलियम रोएंटजन ने की है, एक्सरे जो हैं वो हड्डी को पार नहीं कर पाती हैं, और टूटी हुई हड्डी का पता लगाने के लिए हम एक्सरे या एक्सरे मशीन का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, एक्सरे मशीन के खोज करता है किलफर्ट अल्बर्ट और एक्सरे खोजी थी विलियम रोएंटजन ने। अब बाकी जो ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो आपने ऐसा सुना होगा कि कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, या कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज हैं जो इंग्लैंड से ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन जिन्होंने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था, जी हाँ, चार्ल्स बेबेज, उन्होंने सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था। लेकिन आज जिस तरह से कंप्यूटर चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ में, चाहे उनमें ट्रांजिस्टर हो, चाहे उनमें आईसी चिप हो, इस तरह के कंप्यूटर बनाने की शुरुआत इंग्लैंड के ही एलन ट्यूरिंग ने की थी, जिनको इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद नैदानिक अल्ट्रासाउंड, इस मशीन के खोजकर्ता का नाम है इयान डोनाल्ड। गर्भावस्था में जब मां के गर्भ में बच्चा होता है तो उस दौरान बच्चे का डेवलपमेंट सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अर्थात भ्रूणीय वृद्धि को मापने की तकनीक जो है वो अल्ट्रासाउंड कहलाती है। इस उपकरण की मदद से ही उसे पता लगाया जाता है, और अल्ट्रासाउंड में निश्चित रूप में अल्ट्रासोनिक वेव उपयोग में लाई जाती हैं, पराश्रव्य तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं, जो भ्रूणीय वृद्धि की दर को मेजर करती हैं कि गर्भ में पल रहे बच्चे ने कितना शेप एंड साइज कवर कर लिया है पहले महीने, दूसरे महीने उसके अंगों की स्थिति क्या है, तीसरे महीने भ्रूणीय वृद्धि कितनी हुई है। इसका पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड जो मशीन है वो आई। मशीन गन के बारे में तो आप ऑलरेडी अवेयर होंगे कि बंदूक जो है, निश्चित रूप में बंदूक या रिवॉल्वर यदि सैमुअल कोल्ट ने खोजी थी, और सैमुअल कोल्ट के द्वारा खोजी गई बंदूक की खासियत है कि एक बार फायर में सिर्फ एक ही बुलेट बाहर आती है, जिससे पर्टिकुलर एक दिए गए टाइम पे एक ही बंदे की जान जाएगी। वहीं जो मशीन गन होती है, जिससे बुलेट एक बार में एक से ज्यादा फायर लेगी, उसके डिस्कवरर का नाम है जेम्स पकल। तो ये भी आप याद रखेंगे। हालांकि आजकल क्वेश्चन ये न पूछकर कि मशीन गन के खोजकर्ता जेम्स पकल हैं, ऐसा ना पूछ के पूछते हैं कि मशीन गन में से जो बुलेट निकलती है उसमें कौन सा हानिकारक तत्व होता है जो बुलेट में सबसे आगे लेपित होता है। जी हाँ, वो लेड है, वो सीसा है। और यदि लेड और सीसे वाली गोली या बुलेट आपके शरीर में लंबे समय तक बनी रही तो आप एक डिसीज से ग्रसित हो जाएंगे, जिसे कहते हैं प्लम्बिज्म डिसीज। इसलिए आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा
कि अगर किसी भी एक्टर को या एक्ट्रेस को बुलेट लगती है या बंदूक की गोली लगती है तो जल्दी ही उस बंदूक की गोली को शरीर में से बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है ताकि खून संदूषित ना हो जाए, मतलब हायर लेड पॉइजनिंग से कहीं वो पर्टिकुलर बंदा प्रभावित ना हो जाए। और सबसे लास्ट में प्रक्षेपास्त्र का मतलब होता है मिसाइल। मिसाइल को बनाने वाला असल मायने में यदि कोई व्यक्ति है तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम को आप जानते हैं, जिन्होंने 1983 में IGM-DP प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू निश्चित रूप में पटना सीरीज की मिसाइलों को बनाया था। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि एपीजे अब्दुल कलाम को प्रेरणा कहां से आई कि वो मिसाइल निर्माण करें, तो ये प्रेरणा उनको तब आती है जब कुछ साल पहले एपीजे अब्दुल कलाम नासा के हेड ऑफिस जाते हैं और नासा के हेड ऑफिस में टीपू सुल्तान की एक पिक्चर उनके वॉल पे लगी है और उसी वॉल में बताया गया है कि बांस के अंदर, मतलब बड़े बड़े जो घास होती है बांस, उसके अंदर जो है वार या निश्चित रूप में जो रासायनिक जो चीजें होती हैं बारूद वगैरह, उसको भरकर सबसे पहले जो हैं टीपू सुल्तान ने इसका उपयोग करना स्टार्ट किया था। निश्चित रूप में मिसाइलों का उपयोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में स्टार्ट करना शुरू किया था। आपकी जानकारी के लिए एक चीज यहां क्लियर कर दूं, प्रक्षेपास्त्र को वास्तविकता में टीपू सुल्तान ने नहीं, उनके फादर ने सबसे पहले रिप्रेजेंट किया था, हैदर अली खान। लेकिन प्रक्षेपास्त्र का वास्तविक में भारी मात्रा में प्रयोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ जिसने सबसे पहले किया, द नेम इज टीपू सुल्तान। तो ये बात आप याद रखेंगे। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में इस खोज का यदि हम श्रेय देना चाहते हैं, या वेस्टर्न कल्चर में वो कौन सा बंदा है जिसने मिसाइल को बनाया था, तो वार्न ब्रॉन। तो ये आप याद रखेंगे। हमेशा की तरह मैं फिर आपको बोल रहा हूं, मेरी क्लास की सबसे महत्वपूर्ण खासियत होगी कि राइट आंसर के साथ में आपको दूसरे ऑप्शंस की भी फुल डिटेलिंग मिलेगी। ये आपकी तैयारी में काफी अहम है। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैथमेटिकल एकाध इक्वेशन एमपीपीएससीएस जरूर पूछता है, क्योंकि स्टूडेंट के मन में थोड़ा सा फियर है, थोड़ा सा डर रहता है जब वो नंबर सिस्टम को देखते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है और वही बेसिक इन्फॉर्मेशन मैथमेटिकल यदि एकदम क्लियर नहीं है तो निश्चित रूप में काफी सारे आंसर जो हैं वो स्टूडेंट के गलत हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा नंबर सिस्टम के क्वेश्चन भी आप क्लियर कराऊं जिसमें आपको वो यहीं तैयार हो जाएं। तो यहां पर भी मैंने आंसर की सीरीज, मतलब क्वेश्चन आंसर की सीरीज को देखिए एफ तक फैला दिया है। आप ज्यादा से ज्यादा चीजें यहां सीख सकते हैं। तो इन एफ तक के स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 45 में कौन सा एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहले मेरी हमेशा एक बात याद रखिएगा, कच्चा तेल निश्चित रूप में हमको कहां से मिलता है, बॉम्बे हाई से मिलता है। लेकिन भारत में कच्चे तेल की निर्भरता इतनी ज्यादा है कि सिर्फ बॉम्बे हाई, जो भारत में सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक है, वो हमको तेल की आपूर्ति नहीं करा सकता। इसलिए हमको ईरान से, इराक से, सऊदी अरेबिया से, मतलब मध्य एशिया जहां इस्लाम का प्रभुत्व रहा है, उन कंट्रीज में से कुछ सेलेक्टिव कंट्री से हमको कच्चा तेल खरीदना पड़ता है। तो जब भी वे देश इंडिया को कच्चा तेल देते हैं तो हमेशा वो जिस यूनिट में देते हैं उसे हम कहते हैं बैरल, मतलब कच्चे तेल को जिस वो एक पर्टिकुलर टैंक या डब्बे में हमको कवर अप करके देते हैं, उस एक बैरल में 1 फाइन लीटर कच्चा तेल आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कच्चे तेल को किस यूनिट में मेजर किया जाता है, बैरल में, मतलब मुस्लिम राष्ट्रों के द्वारा जिन भी राष्ट्रों को तेल चाहिए इसी यूनिट में या इसी गैलन में दरअसल में वो दिया जाता है। चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। एक बार जो होता है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाई है, याद रखिएगा, बार भी और पास्कल भी, और इन दोनों में एक रिलेशन भी है कि एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। तो ये भी राइट आंसर है। अब इसके बाद आता है 1 जूल। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा, 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। जूल जो है वो यूनिट होती है ऊर्जा की और कार्य की, याद रखिएगा ये बात हमेशा। तो 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग भी होता है और 1 जूल बराबर 24 कैलोरी भी होता है।
स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन देखें तो मैंने 1 जूल बराबर 100 कैलोरी दिया था, ये रॉन्ग स्टेटमेंट था। दरअसल में 1 जूल बराबर 24 कैलोरी होता है, तो इसको आपको याद रखना है। अब इसके बाद हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है, याद रखिएगा वो किलोवाट घंटा में आता है, लेकिन यहां पर मैंने पूछा है मेगावाट घंटा। तो मेगावाट घंटा का सीधा सीधा मैथमेटिकल इक्वेशन अगर हम देखें तो 6.10⁻⁹ जूल, ये है 1 मेगावाट पर घंटा, याद रखिएगा। और सबसे लास्ट में 1 माइक्रोन। माइक्रोन दरअसल में वो यूनिट है जो है तो फिजिक्स की, लेकिन बायोलॉजी में सबसे ज्यादा इसका यूज करते हैं। क्यों? काफी सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, इनके साइज को एग्जामिन करने के लिए हम माइक्रोन यूनिट का उपयोग करते हैं, क्योंकि जब तक हम बैक्टीरिया वायरस का साइज आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक इनको नष्ट करने वाली एंटीबायोटिक और इंटरफेरॉन दवाएं हम नहीं बना सकते हैं। मतलब जब तक हमको साइज एंड शेप नहीं पता चलेगा तब तक उस वायरस को या उस पैथोजन को किल करने वाली चीजें हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ मीटर। इंपॉर्टेंट है ये चीज। चले जरा जल्दी से देखते हैं कि एटम जो है इसको किसने खोजा था। ये ऑलरेडी आपको पता है कि एटम के खोजकर्ता का जो नाम है वो है जॉन डाल्टन। एटम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल पाए जाते हैं, या एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, पाई, मेसॉन, इस तरह से 30+ फंडामेंटल पार्टिकल से बना है। तो निश्चित रूप में यहां पर कोई एक स्टेटमेंट जो है वो मैंने रॉन्ग दी है, मतलब बाकी की जो 4 स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट है। तो आपको पता करना है या पता लगाना है कि इन 5 स्टेटमेंट में से जो रॉन्ग स्टेटमेंट छुपा हुआ है वो कौन सा आंसर होगा। तो चलिए आप लोगों ने बिना देरी किए हुए राइट आंसर मुझे बताया ई। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर, न्यूट्रिनो जो है वो एक अस्थायी मूलभूत कण है जिसकी खोज युकावा ने नहीं पाउली ने की थी, याद रखिएगा। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चीज, इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण हम पॉजिट्रॉन को कहते हैं। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता का नाम एंडरसन है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और साल 1932 में जब न्यूट्रॉन की खोज हुई थी ना, तब दरअसल में पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। और ये भी एक अस्थायी मूलभूत कण है। इलेक्ट्रॉन की खोज आपको भी पता है सर जे थॉमसन ने करी थी, जब वो कैथोड किरणों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मतलब कैथोड किरणों पर एक्सपेरिमेंट के दौरान जे थॉमसन ने पूरी दुनिया को बताया कि कैथोड किरणें जिस चीज से मिलकर बनती हैं वो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और इसी वजह से चूंकि इलेक्ट्रॉन में आवेश ऋणावेश होता है, इसी वजह से कैथोड किरणों पर भी आवेश ऋणावेश होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनती हैं। सेम टू सेम मेरी बात याद रखिएगा, एक व्यक्ति का नाम आप पाते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड वो व्यक्ति है जिसने परमाणु के केंद्र में नाभिक भी खोजा था, और रदरफोर्ड वो व्यक्ति है जिसने हमको क्या बताया था कि प्रोटॉन जो होता है वो नाभिक के अंदर स्थित होता है। तो ये भी चीज जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड से पहले गोल्डस्टीन ने करी थी, सन 1886 में करी थी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, परमाणु की खोज नो डाउट जेडी ने की है, जिनको हम जॉन डाल्टन कहते हैं। आपको बता दूं मैं, जॉन डाल्टन ने न केवल एटम खोजा था बल्कि एटम वर्ड भी सबसे पहले उन्हीं ने दिया था। तो जिन्होंने पदार्थ की सबसे छोटी इकाई एटम खोजा, असल मायने में वो बंदा लाइफ में 2 कलर नहीं देख सकता था। द फर्स्ट वन इज ग्रीन एंड सेकेंड वन इज रेड। मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम के 2 मेजर कलर ये बंदा नहीं देख सकता था। इसीलिए वर्णांधता बीमारी, जिसमें बंदा लाल रंग और हरे रंग में अंतर नहीं कर सकता है, वर्णांधता बीमारी को इन्हीं के नाम पर आजकल हम डाल्टनिज्म कहते हैं। और सबसे लास्ट में न्यूट्रिनो के बारे में अगर मैं आपको कमाल की बात बताना चाहूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि न्यूट्रिनो वो एटम के अंदर पार्टिकल है जिस वजह से पूरी की पूरी फिजिक्स आजकल चेंज होने की कगार पर खड़ी है। क्योंकि प्रकाश से भी तेज गति अब न्यूट्रॉनों की ऐसा कई साइंटिस्ट बताने लगे हैं।
इसीलिए मध्य प्रदेश में माफी जाता हूं, इसलिए भारत के तमिलनाडु के थेनी में भी हमने न्यूट्रिनो पर रिसर्च करने के लिए एक वेधशाला जो है उसकी दरअसल में क्या करी है, स्टार्टिंग करी है। क्योंकि न्यूट्रिनो जो है इसका वेग जो है प्रकाश के वेग से भी तेज होता है, ऐसा कई देशों के साइंटिस्ट बता रहे हैं। और जब पूरी दुनिया इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी कि सबसे तेज गति से न्यूट्रिनो पार्टिकल चलते हैं, तो नो डाउट पूरी फिजिक्स को चेंज होना पड़ेगा। और जहां जहां प्रकाश की चाल या प्रकाश वर्ड है वहां वहां न्यूट्रिनो स्टेटमेंट आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन जो हमेशा से पूछा जाता है, इस वजह से क्योंकि यदि आपका बेसिक स्ट्रांग है, याद रखिएगा बेसिक अच्छा है, तब आप इस तरह के जो काफी कठिन दिखने वाले क्वेश्चन हैं उनको भी इजीली बता सकते हैं। कैसे? ये क्वेश्चन कहना ये चाहता है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 47, कि जब आप टीवी का स्विच स्टार्ट करते हैं, मतलब जब आप टीवी को चालू करते हैं, तो सबसे पहले आपको टीवी में चित्र दिखते हैं कि सबसे पहले आपको टीवी में आवाज सुनाई पड़ती है? ये है दरअसल में सिंपल सा क्वेश्चन कि जब आप रिमोट से टीवी के स्विच को ऑन करते हैं तब सबसे पहले आप साउंड सुनते हैं या सबसे पहले आप पिक्चर देखते हैं, मतलब आपके पास में इमेज दिखाई देती है आपको? आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो बी को 100% श्योरिटी के साथ राइट आंसर में तब्दील कराना चाहते हैं, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ आपको क्लियर भी है, इसलिए आप इतने सॉलिड हैं। कैसे? अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए है तो सबसे पहले यहाँ पर जो मेजर चीज़ें दिख रही हैं कि ध्वनि और प्रकाश, और ज़्यादातर बातें किसको लेकर कर रही हैं? वेग को। तो अगर आपको पता है कि साउंड का वेग कितना होता है, या आपको पता होगा कि ध्वनि की चाल कितनी है, तो ध्वनि की वेग या ध्वनि की चाल है 1 सेकंड में 332 मीटर। वहीं मैं प्रकाश की यदि बात करूं, लाइट की यदि बात करूं, तो 1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर तक मूव कर जाता है। इस हिसाब से यदि हम देखें तो ध्वनि की तुलना में प्रकाश की जो चाल है या प्रकाश का जो वेग है वो क्या हो जाता है? बहुत अधिक। मतलब ध्वनि जो है प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। खुद आप देख लीजिए, यदि प्रकाश 1 सेकंड में इतनी दूरी तय करता है तो निश्चित रूप में साउंड जो है 1 सेकंड में इतनी दूरी तय करता है। तो इसलिए जब भी आप टीवी से, माफी चाहता हूं, रिमोट से टीवी के स्विच को ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपको मतलब पिक्चर दिखता है, और पिक्चर के बाद आपको साउंड सुनाई देता है। इसलिए क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है, मतलब प्रकाश ज्यादा वेग से चलता है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत आसान, लेकिन इसको भी मैंने इसलिए कठिन बनाया है क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चन भी आजकल आपको सिलेक्शन से दूर कैसे कर देते हैं, इसका भी जरा आप नज़ारा देखिए। तो सबसे पहले समुद्र की गहराई को जिस चीज के जरिए मापा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो वैसे तो समुद्र की गहराई को मेजर करने के लिए आप देख रहे होंगे फीट, नॉटिकल, फैथोमीटर, मील, इन सब का उपयोग करते हैं, लेकिन इनमें सबसे सुपीरियर, सबसे बेहतर, सबसे राइट आंसर जो है निश्चित रूप में वो बिल्कुल सही है, फैथोमीटर है। जैसा कि सुखचैन ने बिल्कुल सही कहा, फैथोमीटर। सोमा का भी एकदम सही कहना है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा। 1 फीट कितने सेंटीमीटर, कितने किलोमीटर का क्वेश्चन, एंड सबसे लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 मील कितने किलोमीटर में होता है, ये भी पीटी का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन, जैसे 1 मील का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर, 1 फैदम का मतलब भी होता है 1.8 किलोमीटर, लेकिन 1 नॉटिकल का मतलब भी 1.8 किलोमीटर ही है, मतलब लगभग नॉटिकल और फैदम बराबर है। याद रखिएगा, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। और 1 फीट का मतलब होता है 1348 सेंटीमीटर। और अपन अगर बोले कि समुद्र की गहराई कितनी होगी, तो आपको भी पता है कि समुद्र की गहराई जो है वो अगाध हो सकती है या कितनी भी ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए पर्टिकुलर हमने डाटा यहाँ पर शो नहीं किया है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 49 को जब आप पढ़ेंगे तो अब तक एमपीपीसीएस ने
पृष्ठ तनाव से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, यदि आप लोग कभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं सन 1990 से और अभी 2020 के बीच में, तो आप पाएंगे कि सरफेस टेंशन से, पृष्ठ तनाव से, जो एक तरह का फोर्स ही है दरअसल में, इतने क्वेश्चन बने हुए हैं जो आपके सामने मैंने एकदम सिंपल तरीके से लिख दिए हैं। अब आपको सबसे पहले मुझे आंसर करना है और बता कि पृष्ठ तनाव से संबंधित कोई एक स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। पृष्ठ तनाव, आपको उसके बारे में सबसे पहले मुझे बताना है। तो देखते हैं कौन है जो निश्चित रूप में इस क्वेश्चन को एकदम सही करेगा। इसको मैं बड़े आराम से एक एक चीज क्लियर करके आपको बताता हूं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? पृष्ठ तनाव से संबंधित असत्य कथन। याद रखिएगा, इन 5 में से कोई एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। असत्य कथन, असत्य कथन। चाहे तो एक बार फिर से आप अपने आंसर को चेंज कर सकते हैं। इन 5 में से कोई एक स्टेटमेंट रॉन्ग। सबसे पहले एसटी का मतलब होता है सरफेस टेंशन। याद रखिएगा, सरफेस टेंशन जो है, पहला चीज है साबुन और डिटर्जेंट, और दूसरी चीज है शक्कर एवं नमक। याद रखिएगा, इसमें जो ये इम्प्योरिटी है, मतलब ये अशुद्धि है, वो यही सीखनी है कि साबुन एवं डिटर्जेंट जो है साफ हो जाते हैं। मतलब पहला सही स्टेटमेंट है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नमक और शक्कर ये अशुद्धियां हैं, और ये दोनों के दोनों अशुद्धियों को जब पानी में डाला जाता है तो याद रखिएगा सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। इंक्रीज करते हैं, किसी जल का टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन जो है वो घट जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे साबुन और डिटर्जेंट डालने पर सरफेस टेंशन वाटर का कम हो जाता है। मतलब ये सिमिलैरिटी है। याद रखिएगा, साबुन डिटर्जेंट को पानी में डालने पर सरफेस टेंशन कम हो जाता है, ये सिमिलैरिटी है। यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन घट जाता है या कम हो जाता है। अब जो लोग डी को कह रहे हैं कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, असल में यदि आपका भोजन गर्म है, याद रखिएगा, और गर्म भोजन इसलिए है, एकदम राइट स्टेटमेंट है डी भी। और सबसे लास्ट में आता है सरफेस टेंशन का कारण, मतलब जल के अणुओं के बीच में ही आपने देखा होगा कि ऊपरी सतह जो हम एरिया को क्रॉप करने की कोशिश कर, एक ही पानी के अणु हो गए तो इनके बीच में ससंजक बल लगता है, ना कि असंजक बल। मतलब ये स्टेटमेंट राइट हो जाता यदि ये नहीं होता। मतलब सरफेस टेंशन का कारण है पानी के बीच में ससंजक बल का लगना, ये राइट स्टेटमेंट हुआ। लेकिन ये रॉन्ग स्टेटमेंट इसलिए हो गया क्योंकि सरफेस टेंशन का कारण है पानी के जो अणु हैं उनके बीच में असंजक बल लगता है। यदि आप ऐसा कहते हैं तो ये गलत है, ससंजक बल के कारण सरफेस टेंशन आता है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से असत्य कथन जो मैंने आपको पहले ही बताया था वो क्या होगा? ई होगा। आप लोग डी को कह रहे थे, वो सही है, सी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। तो ये किसी भी तरह से आप इन 4 चीजों को एकदम क्लियर कर लीजिएगा। अब आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, अब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाला कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, भारहीनता की स्थिति निर्मित की है। तो सबसे पहले तो आप इस शब्द का मतलब समझ लो कि भारहीनता का मतलब होता है वेटलेसनेस। वेटलेसनेस का मतलब सीधा सा है कि भार का सूत्र होता है W = m × G। यहाँ G का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो यदि किसी कारण से W की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और W की वैल्यू 0 हो जाए, इसका सीधा सीधा सा मतलब है भारहीनता की स्थिति। तो भारहीनता की जो स्थिति है वो कहाँ कहाँ पर होगी? अंतरिक्ष में, कृत्रिम उपग्रह के अंदर, या पृथ्वी के केंद्र पर 6370 किलोमीटर नीचे जाने पर, या लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट के अंदर।
तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सबसे पहले राइट आंसर क्या होगा। ये चारों ऑप्शन जो हैं ये जानबूझ के मैंने दिए हैं ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इन चारों जगहों पर जो जी की वैल्यू है निश्चित रूप में वो कितनी हो जाती है, 0। मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान चारों जगहों पर हो जाता है 0। तो g की वैल्यू यदि 0 है तो निश्चित रूप में यदि अंतरिक्ष में किसी भी व्यक्ति को लेकर जाया जाए तो उसका भार 0 होगा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर g की वैल्यू 0 होने से कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा उसका भार 0 होगा। पृथ्वी के केंद्र पर 6370 किलोमीटर नीचे पहुंचेंगे तो अर्थ का सेंटर मिलेगा, वहां पर भी g की वैल्यू 0 होती है। मतलब आपका भार पृथ्वी के केंद्र पर 0 होगा। और लिफ्ट की डोरी यदि टूट जाती है और आप उस समय यदि लिफ्ट के अंदर हैं तो आप पर जी अप्लाई होगा 0, जिसके कारण आपका भार भी होगा 0। मतलब सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को देखकर मुझे आपके दिमाग में एक सिंपल सी चीज क्लियर करानी थी कि ये वो 4 कंडीशंस हैं जहां g की वैल्यू होती है 0 और g की वैल्यू 0 होने से कोई भी ऑब्जेक्ट यदि इन 4 जगहों पर होगा तो वो भारहीनता या वेटलेसनेस अनुभव करेगा। अब सबसे काम की बात, जब हम यहां तक पहुंच ही चुके हैं तो एक सिंपल से क्वेश्चन को और देख लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी वस्तु का भार सबसे ज्यादा कहां होगा। तो शायद ये तो आपको पता ही है कि ध्रुवों पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर और पृथ्वी की जो सतह है यहां पर सबसे ज्यादा होती है जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड। मतलब सबसे ज्यादा ध्रुवों पर, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है पृथ्वी की सतह पर। तो पृथ्वी की सतह पर जिस पे जनरली हम चलते हैं, और दूसरा है ध्रुवों पर जो जी है निश्चित रूप में उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसी वजह से ये वैल्यू g की सबसे ज्यादा है तो निश्चित रूप में m के साथ जब भी इंक्लूड होगा तो w की वैल्यू हमेशा सबसे ज्यादा मिलेगी। तो किसी भी वस्तु का जो भार है वो सबसे ज्यादा ध्रुवों पर और पृथ्वी की सतह पर होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों जगहों पर g की वैल्यू जो है वो 9.8 है। अब सवाल पैदा होता है, अगर सबसे ज्यादा पता चल गया तो फिर सबसे कम भी होना चाहिए। तो किसी वस्तु का सबसे न्यूनतम भार जो है वो होगा इक्वेटर पर। इक्वेटर पर यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर g की वैल्यू काफी कम होगी, और g की वैल्यू कम होने से w की वैल्यू मतलब भार की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज मैंने आपको सिखाया कि g की वैल्यू 0 होने से w 0 हो जाएगा इन 4 जगहों पर। अब इसी का जस्ट मैंने अपोजिट बताया कि उन जगहों के नाम बताइए जहां g की वैल्यू सबसे मैक्सिमम हो, और g की वैल्यू मैक्सिमम होने से भार जो है अधिकतम हो जाएगा। तो ध्रुवों पर और पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा, जबकि इक्वेटर पर या विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु का भार। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं क्योंकि इस पेज में हमको 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ध्वनि का तीव्रतम वेग होता है। वेग मतलब सदिश राशि, आपको भी पता है, विस्थापन बटे समयांतराल। प्रकाश का तीव्रतम वेग जो है वो कहां पर होता है। अब पहले तो आप एक चीज क्लियर कर लीजिए, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि प्रकाश क्या है तो आप कहेंगे कि प्रकाश जो है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है। ये पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अगर कोई आपसे पूछे कि ध्वनि क्या है तो याद रखिएगा ध्वनि जो है ये अनुदैर्ध्य तरंग है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव है। या अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है दरअसल में ध्वनि या साउंड, और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा कहां होता है, तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। ध्वनि मतलब अनुदैर्ध्य तरंगों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो माध्यम में चलेंगी।
या तो ठोस माध्यम में चलेंगी, या तो द्रव माध्यम में चलेंगी, या तो गैस माध्यम में चलेंगी। मतलब जहां पर माध्यम नहीं होगा, माध्यम कहां पर नहीं होगा? निर्वात में, तो वहां तो ध्वनि तरंगें चल ही नहीं सकती हैं। तो ये बात आपको जरूर याद रखनी है कि ध्वनि का तीव्रतम वेग कहाँ होता है, तो निर्वात में वो चल ही नहीं सकती हैं। तो ये तो आंसर ही क्लियर नहीं हुआ। अब या तो ठोस मीडियम में साउंड सबसे तेजी से चलेंगी, या तो द्रव मीडियम में, या तो गैस मीडियम में। तो हमेशा याद रखिएगा कि ध्वनि तरंगें जो हैं ये सबसे तेजी से चलती हैं ठोस माध्यम में। मतलब नंबर 1, ठोस माध्यम के बाद इनकी जो वेग या चाल है वो द्रव माध्यम में थोड़ी कम होती है, और सबसे कम ध्वनि तरंगें जो हैं वो गैस माध्यम में चलती हैं। तो ये आपको 3 क्वेश्चन और मिले कि ध्वनि तरंगें कहाँ पर गमन नहीं कर सकती हैं? निर्वात में। याद रखिएगा, चंद्रमा पर अगर आप एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन करते हैं तब आपको आवाज नहीं सुनाई देगी एटम बॉम्ब के एक्सप्लोजन की। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने से निश्चित रूप में वहां निर्वात की स्थिति है, और निर्वात की स्थिति के कारण ध्वनि, मतलब जो एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन है, आपको सुन ही नहीं सकते या वो सुनाई ही नहीं देगा। याद रखिएगा ये चीज। तो ध्वनि तरंगें सबसे तेजी से किस में चलेंगी, किस माध्यम में? ठोस माध्यम में चलेंगी। और सबसे स्लो किस माध्यम में चलेंगी? गैस में। तो ये आपको याद रखना है। अब सेम टू सेम यदि ये बात की जाए यहाँ कि प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो जहां ध्वनि तरंगें चलने में असमर्थ होती हैं वहीं पर प्रकाश तरंगें अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ, पूरी तेजी के साथ चलती हैं। और जो डाटा आपने पढ़ रखा है 3 लाख मीटर पर सेकेंड, ये डाटा वास्तविकता में निर्वात में होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सबसे पहले बताया था कि प्रकाश तरंगें जो हैं वो सबसे तेज गति से कहां पर चलती हैं? निर्वात में चलती हैं। E = mc² में ये बात उन्होंने सबसे पहले बताई थी। तो फाइनल में इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप खुद देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि ध्वनि का तीव्रतम वेग ठोस माध्यम में होता है, सबसे कम गैस माध्यम में होता है। ध्वनि तरंगें कहाँ चलने में अक्षम होती हैं? निर्वात में। वहीं प्रकाश का सबसे तीव्रतम वेग कहाँ पर होता है? जहां ध्वनि तरंगें चल ही नहीं सकती, वहां 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के वेग से या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से या वेलोसिटी से लाइट बड़ी तेजी से जो है वो मूव करता है। तो इस तरह से हमको ये चीजें क्लियर रखनी है। तो सबसे पहले असत्य कथन की पुष्टि करना है। मतलब कोई एक स्टेटमेंट मैंने जानबूझकर रॉन्ग दिया है, आपको पता लगाना है कि कौन सा वो रॉन्ग स्टेटमेंट है जो निश्चित रूप में इलेक्ट्रॉनिकी या यूनिट 9 के अंतर्गत आएगा। तो चलिए जरा जल्दी से देखते हैं कि क्या है इस सवाल का सही जवाब। आप लोगों ने शायद ऐसा सुना होगा, कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन जो थी उसमें डायोड का हमने प्रयोग किया था। कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर का उपयोग किया था। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में हमने आईसी चिप का उपयोग किया था। अब ध्यान से सुनेगा, सबसे पहली पीढ़ी में कंप्यूटर की हमने डायोड यूज किया था। डायोड क्या है? दरअसल में डायोड वो उपकरण है जो इलेक्ट्रिसिटी को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देता है। मतलब डायोड के कारण धारा या विद्युत धारा एक ही दिशा में बहती है। मतलब एक दिशीय विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सबसे शुरू में हम डायोड का इस्तेमाल करते थे। याद रखिएगा, ये पहला स्टेटमेंट राइट है और इंपॉर्टेंट भी है। एक दिशी मतलब यूनी डायरेक्शनल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एक पर्टिकुलर दिशा में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, डायोड यूज करेंगे। ट्रांजिस्टर वो चीज है जिसको सॉकले जॉन बार्डीन ने खोजा था, और इलेक्ट्रॉनिक क्रांति साल 1948 में ट्रांजिस्टर की खोज के साथ में शुरू हो गई थी। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का शुभारंभन जो हुआ था वो 1948 में ट्रांजिस्टर की खोज के साथ शुरू हो गया था, क्योंकि ट्रांजिस्टर के निर्माण में बहुत अधिक मात्रा में अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल किया जाने लगा था, और डाटा भंडारण मतलब डाटा का स्टोरेज कैपेसिटी निश्चित रूप में ट्रांजिस्टर में ज्यादा हो सकती थी डायोड की तुलना में। तो ये आंसर भी राइट है। इसके बाद तीसरी जनरेशन जो आती है आईसी चिप,
आईसी चिप के डिस्कवरर का नाम जेएस किल्बी है, 1958 में उन्होंने खोजा था, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉनिकी किसे कहते हैं? जनरली हमारे माइंड में ये पहला चैप्टर रहता है, यूनिट 9 में सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिकी। तो इलेक्ट्रॉनिकी है क्या? तो दरअसल में इलेक्ट्रॉनिकी वो सब्जेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के कारण कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है। जैसे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, डायोड में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और वो भी एक दिशा में, परंतु वहीं ट्रांजिस्टर में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जिस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा डाटा का एक्सेस ले पाता है। आईसी चिप में इलेक्ट्रिसिटी के कारण वो ट्रांजिस्टर से भी और अधिक ज्यादा एक्सेस ले पाता है डाटा का। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, उस चार्ज के कारण जितने भी गुण हमको देखने को मिलते हैं, इन सब की स्टडी हम इलेक्ट्रॉनिकी में करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिकी में हम डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी चिप, प्रोसेसर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन सभी चीजों की स्टडी करते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इसके बाद उजाला योजना। उजाला योजना जो है, सबसे पहले इसको 5 जनवरी 2015 को शुरू किया था नरेंद्र मोदी जी ने। तो नाम दिया था डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटनिंग प्रोग्राम। परंतु कुछ समय बाद, यहाँ कुछ समय का मतलब सिर्फ और सिर्फ लगभग 4 से 5 महीने, 1 मई 2015 को फिर से इसका नाम बदलकर उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल कर दिया गया। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उजाला योजना का नाम स्टार्टिंग में क्या था, उजाला का फुल फॉर्म क्या है, उजाला नामकरण कब हुआ, उजाला योजना की शुरुआत कब हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उजाला योजना इसलिए आई थी क्योंकि बल्ब लगाकर हम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लॉस करवाते थे। तो जब से एलईडीज आ गए तो वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की बचत कराने लगे। तो इलेक्ट्रिसिटी की बचत मतलब ऊर्जा संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण एलईडीज को प्रोत्साहित किया गया उजाला योजना के तहत। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर उज्ज्वला योजना। ना जी ना बेटा, उज्ज्वला योजना तो कोयले के बजाय आप इस्तेमाल करना शुरू करें एलपीजी। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको बताना है मेरे को। अति उच्च तापमान पर यदि किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस हम 0 कर दें, इसे कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। ये निहायत ही गलत स्टेटमेंट है, बल्कि निम्नतम तापमान पर, याद रखिएगा निम्नतम तापमान, और इस दुनिया का सबसे निम्नतम तापमान आपको पता है 0 केल्विन या परम शून्य ताप, मतलब -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर हम चांदी को रख दें तो चांदी का रेजिस्टेंस हो जाएगा 0। तो अति निम्न तापमान पर यदि किसी भी पदार्थ का रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो फिर इसे नैनो टेक्नोलॉजी नहीं, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। सन 1911 में कैमरलिंक ओन्स ने इसकी खोज की थी। सुपर कंडक्टिविटी को हिंदी में अति चालकता भी कहा जाता है। तो अति चालकता दरअसल में पदार्थों का वो गुण है जिसमें लोएस्ट टेम्परेचर पर या मिनिमम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस किसी भी सब्सटेंस का 0 करके उसको सबसे बेहतर इलेक्ट्रिसिटी यूज के लिए बनाया जा सकता है। और क्वेश्चन है ऊष्मा संचरण का नियम। अब ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि इस क्वेश्चन के बारे में आपको वैसे भी पता है, लेकिन मैं आपकी मदद करता। आपने कभी ना कभी ऊष्मा गतिकी चैप्टर को पढ़ा होगा। जी हाँ, ऊष्मा गतिकी दरअसल में फिजिक्स में यूज होने वाला वो चैप्टर है जिसमें ऊष्मा और ऊष्मा के गुणों के बारे में हम पढ़ते हैं। और ऊष्मा को ही ऊष्मीय ऊर्जा या थर्मल एनर्जी कहा जाता है, जिसको साधारण भाषा में हम हीट कहते हैं। तो ऊष्मा गतिकी चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं तो ऊष्मा गतिकी चैप्टर में आपको 3 नियम मिलते हैं। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम, ऊष्मा गतिकी का तृतीय नियम। और ऊष्मा गतिकी का चतुर्थ नियम नहीं होता है, याद रखिएगा। मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ डी। मेन हमको 1 2 3 से मतलब है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, राइट आंसर मैं आपसे खुद पूछूंगा। ऊष्मा गतिकी का जो सबसे पहला नियम है ना, वही चीख चीख कर कहता है कि ऊर्जा का एक रूप है ऊष्मीय ऊर्जा, उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ऊष्मीय ऊर्जा मतलब ऊर्जा के रूप को नष्ट भी नहीं किया जा सकता। अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। मतलब ऊष्मीय ऊर्जा ना तो नष्ट होती है, ऊष्मीय ऊर्जा ना तो डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय होती है, ऊष्मीय ऊर्जा केवल अपना रूप परिवर्तित करती है। मतलब ऊष्मीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी, ऊष्मीय ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी, तो किसी न किसी ऊर्जा में ऊष्मीय ऊर्जा रूपांतरित हो जाएगी। यही है दरअसल में ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा संरक्षित रहेगी ब्रह्मांड में, भले किसी न किसी रूप में। और ये पता चलता है हमको ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम है, याद रखिएगा ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इसलिए मैंने अलग से इसको लिखा। अब हमारे लिए जो राइट आंसर है वो है बी। मतलब ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम हमको बताता है कि एक हॉट ऑब्जेक्ट है, गर्म वस्तु है, एक ठंडी वस्तु है, दोनों को आपस में हम यदि जोड़ दें तो निश्चित रूप में गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा तब तक प्रवाहित होती रहेगी जब तक कि दोनों का तापांतर एक नहीं हो जाता, दोनों का टेम्परेचर एक नहीं हो जाता। तो हमेशा ऊष्मा उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर गमन करती है। इसी चीज को सबसे पहले समझाया गया है ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम में। मतलब ऊष्मा मतलब ऊष्मीय ऊर्जा किस दिशा से किस दिशा में प्रवाहित होगी, उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु में, और यही है ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का नियम। इसी को ऊष्मा संचरण का नियम भी कहा जाता है। पानी के एक गिलास में यदि बर्फ का टुकड़ा डाला जाए तो निश्चित रूप में आप देखते हैं कि बर्फ का टुकड़ा पानी की सरफेस में तैरता रहता है। क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है कि कुछ समय बाद बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा है या वातावरण की जो गुप्त ऊष्मा है वो बर्फ को पिघलाने की कोशिश करेगी। तो जब बर्फ पिघलेगी तो पानी का जो जल स्तर होगा उस पर किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। क्या जल का स्तर बढ़ जाएगा या जल का स्तर घट जाएगा या जल का स्तर अपरिवर्तित होगा, या लास्ट में कि इसमें से कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की ओर। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। जैसे कि सोमराज ने कहा कि यदि पानी के एक भरे हुए गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा डाल दिया जाए तो बर्फ जब पिघलेगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा जल स्तर पर। तो याद रखिएगा जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ऐसा इसलिए होता है, याद रखिएगा, क्योंकि बर्फ जो होती है वो पानी की सतह पर तैरती है, और बर्फ यदि पानी की सतह पर तैरती है तो बर्फ का 1/10 हिस्सा सिर्फ ऊपर होता है और बर्फ का 9/10 हिस्सा जो है डूबा हुआ होता है। और बर्फ की यदि संरचना को आप खंगालने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि बर्फ के अणुओं के बीच में खाली स्थान बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से बर्फ जो है आसानी से 9/10 भाग के साथ पानी के अंदर डिप्ड होती है। में जो पारा है वो धीरे धीरे यदि नीचे आता है, बैरोमीटर का पारा यदि धीरे धीरे नीचे आता है तो इसका मतलब है वर्षा होने वाली है। और जब बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे आएगा और जब तक बारिश होगी वो नीचे ही रहेगा, और जैसे बारिश समाप्त हो चुकी होगी फिर वो पारा या वो रीडिंग जो है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ेगा। तो यदि पारा धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है तो इसका मतलब है मौसम एकदम साफ होगा। पारा यदि धीरे धीरे नीचे की ओर आता है इसका मतलब है वर्षा होने वाली है। और पारा सडन ड्रॉप होता है नीचे की ओर, इसका मतलब है भयंकर आंधी और तूफान आने वाला है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ आगे पूछी जाती है 57 वायु दाब मापी जिससे मौसम की परिस्थितियों का पूर्वानुमान हम समय से पहले लगा लेते हैं, उसके खोजकर्ता का नाम क्या है। तो याद रखिएगा ये काफ़ी पेटेंट क्वेश्चन है, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसको पूछ भी चुके हैं। और इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, टॉरसैली। तो टॉरसैली वो व्यक्ति है जिसने बैरोमीटर या वायु दाब मापी की खोज की थी, और इसमें उन्होंने सबसे पहले जिस धातु का उपयोग करके मौसम के पूर्वानुमान या वायुमंडलीय दाब का मापन करना स्टार्ट किया था वो दरअसल में कौन सी धातु है, पारा, या जिसे हम कहते हैं क्विकसिल्वर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस दृष्टि दोष को लेंस के द्वारा उपचारित नहीं किया जा सकता है। अब यहां देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जनरली आपने आंख से संबंधित बहुत सारे विकार देखे होंगे,
या आंखों से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम के बारे में सुना होगा, लेकिन इनमें से कोई एक प्रॉब्लम आपके सामने ऐसी दी गई है जिसको लेंस के जरिए आप ट्रीट नहीं कर सकते। आपके सामने चार ऑप्शन हैं। निकट दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं, दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, और यदि बुढ़ापे में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ यदि आपकी आंखों पर देखने को मिले, सो दिस इज कॉल्ड एज जरा दृष्टि दोष। और सबसे लास्ट में दृष्टि वैषम्य, और इसके अंत में भी हमने एक और ऑप्शन बढ़ाया जिसे हम कहते हैं वर्णांधता। तो चलिए जरा जल्दी से आंसर क्लिक कीजिए। हालांकि अब जरा आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लीजिए, लेकिन इस राइट आंसर के साथ में आप और भी चीजों को क्लियर कीजिए। सबसे पहला, किस दृष्टि दोष में हम लेंस यदि यूज करेंगे तो भी हमको कुछ नहीं होना जाना, क्यों? सबसे पहले आप एक बात समझिए, वर्णांधता जो है ये एक आनुवांशिक बीमारी है, और आनुवांशिक बीमारी का सीधा सा मतलब है जेनेटिक डिसऑर्डर। और जेनेटिक डिसऑर्डर या तो क्रोमोसोम के कारण होगी, या तो डीएनए के डिस्टर्बेंस के कारण होगी, या तो जीन के डिस्टर्बेंस के कारण होती हैं। मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत और परेशानी इस समस्या को पैदा करती है। तो वर्णांधता वो समस्या है जिसमें व्यक्ति, याद रखिएगा, दुनिया के सभी कलर देख सकता है, लेकिन वो इन दो कलर को देख तो सकता है, लेकिन इनमें सुस्पष्ट अंतर नहीं कर सकता, लाल और हरे रंग में। और लाल और हरे रंग में सुस्पष्ट अंतर नहीं कर सकता है व्यक्ति, याद रखिएगा, ये बीमारी यदि जेनेटिकली प्रमोट हो तो निश्चित रूप में इसे हम वर्णांधता कहते हैं। परमाणु को जिसने खोजा था, जॉन डाल्टन, उनको भी दरअसल में यही बीमारी थी। तो हमने इनके सम्मान में, मतलब जॉन डाल्टन के सम्मान में, वर्णांधता जो कि एक आनुवांशिक बीमारी है, इसको वर्तमान में डाल्टनिज्म कहना शुरू किया है। और याद रखिएगा, कोई भी आपको अगर आनुवांशिक बीमारी होती है तो आनुवांशिक बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, और उसे हम कहते हैं जीन थेरेपी। और जीन थेरेपी भारत में सक्सेसफुल हो सकी थी इस ईयर के बाद से, 1968 के बाद से, क्योंकि आपने नाम सुना होगा एक व्यक्ति का जिन्होंने आर्टिफिशियल जीन बनाया था। तो आर्टिफिशियल जीन या कृत्रिम जीन किसने बनवाया था, ये जरूर आप क्या कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। हालांकि अगर आप कमेंट नहीं भी कर रहे हैं तो मैं आपको आंसर पहले बता दे रहा हूं, डॉक्टर हरगोविंद दास खुराना। तो डॉक्टर हरगोविंद दास खुराना वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1968 में आर्टिफिशियल जीन को खोजा था, और इसी आर्टिफिशियल जीन की खोज के साथ में जीन थेरेपी की दिशा में पहला कदम इंडिया ने रख लिया था। और जेनेटिक डिसऑर्डर से निकलने के लिए या जेनेटिक डिसऑर्डर से उपचार करने की दिशा में न केवल भारत ने बल्कि विश्व में भी पहला कदम आगे बढ़ा था। तो याद रखिएगा, अब यदि हम मेन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं लेकिन इसके साथ यदि सहायक चीजों को भी डिस्कस कर लें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, बताइए बेटा जी, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है जो आगे चीज लिखी हुई है ये सच्चाई है। मतलब कहने का, निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजों को देखने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से दूर दृष्टि दोष में भी दूर की चीज हमको आसानी से दिखती है। मतलब जो पहला टर्म होता है वो रियलिटी होती है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज हम देख सकते हैं, दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज हम देख सकते हैं। अब दृष्टि दोष जो है ये उल्टा होगा। तो यदि आप निकट की चीज को देख सकते हो, इसका मतलब है आपको निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज देखने में दिक्कत होगी। दूर दृष्टि दोष में आप दूर की चीज देख सकते हो लेकिन आपको पास की चीज देखने में दिक्कत होगी। तो ये हो गए आपके दो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आता है एकदम सिंपल, यदि निकट दृष्टि दोष है किसी व्यक्ति को, मतलब वो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, तो अपने चश्मे में कौन से लेंस को सेट कराए जिससे निकट दृष्टि दोष, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया, इसका उपचार हो सके। तो चलिए याद रखिएगा, हमेशा निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए। दूर दृष्टि दोष जो है जिसमें उत्तल लेंस आप अगर अपने चश्मे पर डालेंगे तो निश्चित रूप में आपको निकट की वस्तुओं के दर्शन भी आसानी से हो जाएंगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, और जीरंटोलॉजी का मतलब भी होता है बुढ़ापे का अध्ययन। तो जरा दृष्टि दोष में, मतलब जब आप बुढ़ापे की कंडीशन में पहुंच जाते हैं तो उस समय ना तो आपको दूर का दिखता, मतलब मायोपिया,
और न तो आपको पास का दिखता, मतलब हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष। तो ऐसी कंडीशन में हम लेते हैं आधा उत्तल लेंस और आधा अवतल लेंस, जिसको हम कहते हैं एक वर्ड द्विफोकस लेंस। और द्विफोकसी लेंस का मतलब है आधा अवतल आधा उत्तल। तो याद रखिएगा, इंग्लिश में कहते हैं बायफोकल लेंस। तो बायफोकल लेंस किस दृष्टि दोष के निवारण हेतु यूज किया जाता है? आंसर है द्विफोकसी लेंस। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें आप ज्यादातर लोग जो हैं वो फंस जाते हैं, दृष्टि वैषम्य। अब याद रखिएगा, दृष्टि वैषम्य को इंग्लिश में कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। और इस एस्टिग्मेटिज्म डिसीज में या एस्टिग्मेटिज्म नामक दृष्टि विकार में आपको लंबवत और ऊर्ध्वाधर चीजों को एक साथ देखने में काफी कठिनाई होती है। और यदि कभी आप चश्मे बनाने वाले की दुकान पर जाकर पूछेंगे कि आप दिन भर में कौन से चश्मों में या चश्मों में कौन से लेंस को सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, तो वो बोलेगा एस्टिग्मेटिज्म या दृष्टि वैषम्य रोग से ग्रसित व्यक्तियों के लिए हम सिलेंड्रिकल लेंस या बेलनाकार लेंस सबसे ज्यादा चश्मों में फिल करते हैं। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस्टिग्मेटिज्म या दृष्टि वैषम्य समस्या को सॉल्व करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है चश्मों में, बेलनाकार या सिलेंड्रिकल लेंस। अब जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, ये क्वेश्चन नहीं है, ये इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी सच्चाई है। आपने शायद कभी नाम सुना होगा GSLV प्रक्षेपण यान। GSLV प्रक्षेपण यान का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो दरअसल में ये एक प्रक्षेपण यान है, लॉन्चिंग रॉकेट है GSLV। और इस लॉन्चिंग रॉकेट GSLV में 3 चेंबर होते हैं। तो जिसमें वो तीसरा जो चेंबर होता है उसी में हम यूज करते हैं क्रायोजेनिक इंजन। तो क्वेश्चन यहीं से शुरुआत होता है। अगर मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे तो इसी साल MPPCS मेंस ने एक क्वेश्चन पूछा था, प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियां लिखिए। तो याद रखिएगा, प्रक्षेपण यान या लॉन्चिंग रॉकेट सबसे पहली पीढ़ी के हैं ASLV थर्ड, सेकेंड नंबर के हैं ASLV, तीसरे नंबर के लॉन्चिंग व्हीकल हैं PSLV एंड लास्ट है GSLV। तो GSLV वे प्रक्षेपण यान हैं जिसमें क्रायोजेनिक तकनीक को सबसे पहली बार हमने उपयोग में लाया है। ये पीटी का क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक तकनीक सबसे पहले किस में आई है? याद रखिएगा GSLV में। अब इस तकनीक का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, इस तकनीक का मतलब होता है अत्यंत कम तापमान पर द्रव ईंधन। अब ये मैं क्या बोल रहा हूं, निश्चित रूप में आप सभी लोग जो सी को सही आंसर ठहरा रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन उसके पहले आप एक चीज अच्छे तरीके से कंफर्म कर लीजिएगा। अत्यधिक कम तापमान का सिद्धांत, यहां अत्यधिक कम तापमान से मतलब है -150 डिग्री। ये जो डाटा मैंने बोला ये आप याद रखिएगा, -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। तो ये हो गया अत्यधिक कम तापमान का सिद्धांत, इसे हम कहते हैं क्रायोजेनिक्स। और क्रायोजेनिक्स के अंतर्गत ही क्रायोजेनिक ईंधन भी आते हैं और क्रायोजेनिक इंजन भी आते हैं। और क्रायोजेनिक ईंधन और क्रायोजेनिक इंजन, इसी के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। तो याद रखिएगा, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जो है ये GSLV लॉन्चिंग व्हीकल में हमने यूज की है। अब क्या यूज की है इसको समझ लीजिए। हमने क्या किया है, GSLV में हम लेते हैं द्रव हाइड्रोजन, ये लेते हैं फ्यूल के रूप में, मतलब ईंधन के रूप में। और एक और चीज लेते हैं, क्योंकि स्पेस में ऑक्सीजन तो नहीं है, इसलिए हम लेते हैं द्रव ऑक्सीजन। और ये द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में लेते हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि जो GSLV प्रक्षेपण यान है, इसमें क्रायोजेनिक इंजन में हम 2 चीज भरते हैं, एक भरते हैं द्रव हाइड्रोजन और एक भरते हैं द्रव ऑक्सीजन। द्रव हाइड्रोजन बनाने के लिए -253 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है और द्रव ऑक्सीजन बनाने के लिए -183 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। मतलब कहने का है -253 और -183, ये देखिए ये हुआ अत्यंत कम तापमान। और द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन, मतलब ये कौन सा ईंधन हो गया बेटा जी? द्रव ईंधन। तो इस तरह से हमको चीजें याद रखनी है।
और इसी बीच सोमराज हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी बता रहे हैं कि जीएसएलवी की एक कैटेगरी है जीएसएलवी मार्क थर्ड, इसको इसरो का बाहुबली कहते हैं, क्योंकि जीएसएलवी मार्क थर्ड को हमने चंद्रयान में यूज किया था और सबसे भारी या सबसे हैवी पेलोड ले जाने वाला वो एकमात्र लॉन्चिंग व्हीकल है। लगभग 4 टन पेलोड ले गए थे हम मिशन ऑफ मून में या चंद्रयान सेकंड में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, इसके बारे में बोलने के पहले मैं आपको 2 छोटी छोटी चीजें बता दूं जल्दी से। रेडियो धर्मिता की खोज जो है ये करी थी हेनरी बैकुरल ने। तो ये तो आपको याद हो गया होगा कि किस व्यक्ति ने रेडियो धर्मिता की खोज करी थी, तो हेनरी बैकुरल। अच्छा, रेडियो धर्मिता की जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, याद रखिएगा वो इकाई क्यूरी है। अब ये 2 चीजें जो मैंने सामने लिखी है ना, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें कई बार स्टूडेंट भारी कंफ्यूज होते हैं कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी। जी याद रखिएगा हेनरी बैकुरल सन 1896 में करी थी। और इस 1896 में जो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी इन्होंने, इसके लिए इनको 1903 का नोबेल प्राइज भी मिलता है। ये मैंने आपको कई बार बताया भी है। अब ध्यान से सुनिएगा, रेडियो एक्टिविटी का मतलब है कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो अपने अंदर से कितने अल्फा पार्टिकल निकालता है, अपने अंदर से कितने बीटा पार्टिकल निकालता है और अपने अंदर से कितने गामा पार्टिकल निकालता है। इस बात का पता जिस उपकरण के द्वारा लगाया जाता है निश्चित रूप में उसे कहा जाता है जीएम काउंटर। तो जैसे जनरली आपने जो आंसर किया है एकदम सही किया है। जीएम काउंटर जो है, कोई मुझे जीएम काउंटर का फुल फॉर्म बता सकता है? गायगर मुलर काउंटर, ये है दरअसल में, याद रखिएगा जीएम काउंटर का फुल फॉर्म, जिसकी मदद से रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाले विकिरणों को हम मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा प्रशांत ने। अब इसके बाद जो बचे ऑप्शन है जरा उन पर भी नजर डाल लेते हैं। कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर वो उपकरण है जिसकी सहायता से किसी भी पदार्थ के अंदर कितनी ऊष्मा छुपी हुई है इसका मापन किया जा सकता है। याद रखिएगा, बोलोमीटर वो उपकरण है जिसकी सहायता से सूर्य के तापमान को मेजर किया जा सकता है। मतलब सूर्य का ताप जिस उपकरण की सहायता से मापा जाता है उसे हम कहते हैं बोलोमीटर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर की सहायता से आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हम प्राइम में रखते हैं और उसके सापेक्ष में किसी दूसरी वस्तु के घनत्व को मेजर करते हैं, इस तरह से। चलिए चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक होता है अधिक, कम, अपरिवर्तित या इनमें से कोई नहीं। हालांकि क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल, आंसर पहले ही शुरू हो चुके हैं आने, और जितने भी आंसर अभी तक आए हैं वो एकदम राइट करेक्ट आंसर हैं। अब ध्यान से सुनिएगा होता क्या है। आपको भी पता है कि बर्फ को यदि मैं लूं और इस तरह से बर्फ को फ्रिज से निकालकर अपने हाथों में रखूं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वातावरण में एक गद्दार चीज छुपी हुई है, उसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो वातावरण में छुपी हुई गुप्त ऊष्मा जो है ये इस बर्फ को गलाने की कोशिश करती है। 1 ग्राम बर्फ को गलाने के लिए 80 कैलोरी हमको ऊष्मा चाहिए होती है गुप्त। तो जब भी 1 ग्राम बर्फ पिघलती है तो मतलब गलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है या गुप्त ऊष्मा जो होती है वो बर्फ को गलाती है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यदि हम क्या करें, बर्फ की 2 सिल्लियां जो होती हैं या बर्फ के 2 क्यूब होते हैं उनको हम लेते हैं और आपस में प्रेस कर देते हैं। तो जनरली 2 हाथों में हमारे बर्फ है, निश्चित रूप में धीरे धीरे ये पिघलेगा गुप्त ऊष्मा के कारण, लेकिन हमारे दोनों हाथों पे बर्फ यदि है, अगर हम दोनों बर्फ की सिल्लियों को प्रेशर लगाकर या दाब लगाकर आपस में जोड़ दें
तो हम पाते हैं कि बर्फ अब उस तेजी से नहीं गल रहा होता या बर्फ उस तेजी से नहीं पिघल रहा होता, जबकि शुरुआत में वो अलग अलग हाथों में लेने पर तेजी से पिघल रहा होता है। तो इसका कारण यह है कि जब दोनों हाथों से बर्फ के दो अलग अलग पार्ट को हमने एक किया, मतलब बर्फ को जब सिल्लियों को जब हमने जोड़ दिया, मतलब प्रेशर लगाया, तो निश्चित रूप में बर्फ का जो गलनांक है वो कैसा हो जाता है, कम। शायद इसी वजह से जब हम गोला खाने के लिए जाते हैं, आइस गोला तो आपने देखा होगा, वो बर्फ का क्रश बनाता है और बर्फ का क्रश बनाने के बाद उसको वो क्या करता है, निश्चित रूप में अपने हाथों से सहेजता है। अपने हाथों से सहेज कर आइस क्रश को वो उस पर दाब बढ़ाता है और जैसे ही दाब बढ़ाता है तो जो बर्फ का गोला होता है वो काफी देर में गल पाता है और काफी देर में गल पाने के कारण निश्चित रूप में आप बड़े आराम से आइस गोले का मजा ले लेते हैं। मैंने पूछा है प्रतिदीप्त पिंड कहलाता है, तो प्रतिदीप्त पिंड जो है वो कौन सा है, ए ग्रह, बी उपग्रह, सी तारे या डी उल्काएं। अब सबसे पहले मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसमें राइट आंसर जो है, जैसे सोमराज ने कहा कि उल्का, और भी कोई है जो इस क्वेश्चन का आंसर गैस करना चाहेंगे? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूं, दरअसल में प्रतिदीप्त पिंड का मतलब होता है वह पिंड जिसकी अपनी खुद की ऊर्जा हो, और याद रखिएगा अपनी खुद की ऊर्जा को वो ऊष्मा और तारे की ऊष्मा और प्रकाश के रूप में लगातार उत्सर्जित करता है। जैसे सूर्य, तो सूर्य दरअसल में क्या है बेटा जी, सूर्य एक तारा है जो अपने अंदर की ऊर्जा को दो रूप में, सबसे पहला है ऊष्मा और दूसरा है प्रकाश के रूप में अनवरत लगातार उत्सर्जित करता है। जबकि उल्काएं जो होती हैं एकदम से, जनरली उल्काओं में क्या होता है, एकदम से अपने अंदर की ऊर्जा को वो ऊष्मा और प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करके क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो चूंकि उल्काएं कुछ समय के लिए आती हैं, अपने अंदर की ऊर्जा को उत्सर्जित करती हैं और समाप्त हो जाती हैं, लेकिन इस बिहाफ पे देखें कि जो तारे हैं वो अपने अंदर की ऊर्जा को लगातार बिखेरते रहते हैं लंबे समय तक। इसलिए इस क्वेश्चन का ज्यादा सुपीरियर, ज्यादा राइट आंसर जो है वो हम स्टार को टिक करने जाएंगे। याद रखिएगा, अब ये फंसाने वाला क्वेश्चन था, हालांकि इसमें उल्का भी राइट आंसर हो सकता है, लेकिन उल्का से भी ज्यादा स्टेबल या ज्यादा प्रतिदीप्त लंबे समय तक जो पिंड है वो तारे हैं। अब तारों से वर्तमान समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन है? तो आप में से कई लोग कहेंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे चमकीला नहीं है, बल्कि पृथ्वी के पास या सूर्य के पास सबसे पास में स्थित तारा है वो, या पृथ्वी के सबसे पास में स्थित तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो याद रखिएगा आकाश में सबसे चमकीला तारा है सीरियस, और इसी को हम कहते हैं, अगर आकृति या जियोमेट्री देखें तो ये लाइन स्टार के रूप में हमको दिखाई देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी तारा जिस वजह से प्रतिदीप्त पिंड बन पाता है, इसका आंसर है नाभिकीय संलयन। क्योंकि तारे कहां पर होते हैं बेटा जी, ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड में हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, हीलियम, और हीलियम के कारण ही दरअसल में ऊर्जा और प्रकाश लगातार अनवरत रूप से तारे उत्सर्जित करते रहते हैं। तो जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, स्वयं की ऊर्जा जो लगातार निकालते रहते हैं या उत्सर्जित करते रहते हैं, वो कहलाते हैं प्रतिदीप्त पिंड। तो ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे। आप लोगों ने अक्सर करके पहाड़ों की ऊंचाई पर जाकर कुछ वर्ड जरूर बोले होंगे, और जब भी आप कुछ वर्ड बोलते हैं पहाड़ों की ऊंचाई पर जाकर, तो आपको अपने द्वारा बोली गई बात फिर से रिपीट होकर आपके पास सुनाई पड़ती है। तो जब आप पहाड़ों की ऊंचाई पर पहुंचते हैं और अपनी बात बोलते हैं और आपके द्वारा बोली गई बात सामने पहाड़ी या सामने की दीवार से टकराकर फिर से आपको सुनाई देती है बार बार, इसे कहते हैं इको साउंड, या इसी को कहते हैं प्रतिध्वनि। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जब जनरली हम और आप आपस में बातचीत करते हैं तो प्रतिध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि आपस में जब हम बातचीत करते हैं तो एक व्यक्ति के द्वारा बोली गई बात दूसरे व्यक्ति के सामने बोली जाती है, तो उससे वो बात टकराकर निश्चित रूप में पहले वाले व्यक्ति तक आ जाती है। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि प्रतिध्वनि आपको सुनाई तब देगी
कब प्रतिध्वनि सुनाई देगी? ये चीज आपको ऑलरेडी पता है कि जैसे मैं एक व्यक्ति हूं और मैंने आवाज को बोला, मतलब मैंने साउंड को दिया, तो साउंड मतलब ध्वनि यदि मैंने निकाला तो ये साउंड या ध्वनि जिस सतह से टकराएगी और सतह से टकराकर जब ये वापस आएगी तो निश्चित रूप में प्रतिध्वनि क्रॉस करेगी। तो जो व्यक्ति श्रोता बन रहा है और जो ये परावर्तक सतह है जिससे होकर ध्वनि तरंगे क्या हो रही हैं, परावर्तित हो रही हैं, इनके बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए, या एग्जैक्टली 17.3, मतलब लगभग 17 होनी चाहिए। तब कहीं प्रतिध्वनि आपको क्या होगी बेटा जी, सुनाई देगी। अगला जो क्वेश्चन है ये एमपीपीसीएस का बहुत पूछा गया क्वेश्चन है और निश्चित रूप में काफी बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है, और क्वेश्चन आ चुका है तो निश्चित रूप में आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। लेकिन कहीं क्वेश्चन सिंपल देखकर हड़बड़ाहट में आप गलती मत कीजिएगा, पहले आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन है सफेद ट्यूबलाइट या सफेद सीएफएल, मतलब जनरली ट्यूबलाइट तो सफेद ही होते हैं, सीएफएल भी सफेद होती हैं, मतलब ट्यूबलाइट सफेद होना और सीएफएल सफेद होने का मतलब है ये श्वेत प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। परंतु एक ट्यूबलाइट वे भी होते हैं जो रंगीन प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, एक सीएफएल वे होते हैं जो रंगीन प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। और अक्सर करके रंगीन सीएफएल और रंगीन ट्यूबलाइट को हम पबों में देखते हैं, मतलब डिस्को थिएटर जब हम करने जाते हैं तो अक्सर करके वहां जो कलरफुल लाइट देखते हैं, याद रखिएगा वो चीज। तो हालांकि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सफेद ट्यूबलाइट और सफेद सीएफएल में कौन सी गैस भरी होती है, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि यदि ट्यूबलाइट श्वेत प्रकाश उत्सर्जित करता है तो हम उसमें ये अक्रिय गैस भरते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, अगर ट्यूबलाइट हमारे घरों में जो हम यूज करते हैं उसमें अक्रिय गैस के रूप में होता है आर्गन, और पारे की जो वाष्प होती है ये कंपलसरी भरते ही भरते हैं, चाहे ट्यूबलाइट सफेद रोशनी उत्सर्जित करे और चाहे ट्यूबलाइट रंगीन रोशनी उत्सर्जित करे। मतलब सफेद ट्यूबलाइट में भी हम पारे की वाष्प या मरकरी वेपर लेते हैं, रंगीन ट्यूबलाइट में भी हम पारे की वाष्प या मरकरी वेपर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर ट्यूबलाइट रंगीन है तो फिर इसमें अक्रिय गैस हम आर्गन नहीं, नियोन भरते हैं। और यदि किसी ट्यूबलाइट में आप पारे की वाष्प और नियोन भरते हैं तो निश्चित रूप में जो रंगीन प्रकाश उत्सर्जित होता है, इस घटना को कहते हैं बीकन इफेक्ट। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है कि बीकन इफेक्ट जो है इसका संबंध किस अक्रिय गैस से है। तो बताइए जरा जल्दी से, बीकन इफेक्ट का संबंध किस अक्रिय गैस से है? नियोन से है। याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, हीलियम और ऑक्सीजन, इसके बारे में आपने सुना होगा। पुराने समय में गोताखोर जो होते थे वो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन ले जाते थे सिलेंडर में भरकर, लेकिन बहुत अधिक गहराई में जब गोताखोर पहुंचता था तो याद रखेंगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रेट बना लेती थी, और व्यक्ति गहराई में जब उसको इनहेल करता था तो निश्चित रूप में मिथिमोग्लोबिन कंटेंट बन जाता था, जिस वजह से व्यक्ति का पूरा शरीर नीला पड़ जाता था, ऑक्सीजन प्रक्रिया बाधित होती थी। इसलिए अब गोताखोर जो सिलेंडर लेकर अपने साथ समुद्र की गहराइयों में जाते हैं चीजों का पता लगाने, तब उसमें हम ऑक्सीजन तो फिल करते हैं, लेकिन याद रखिएगा ऑक्सीजन फिल करते हैं लेकिन नाइट्रोजन को हटाकर हम हीलियम अक्रिय गैस के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि हीलियम बहुत अधिक गहराई में जाने पर भी ऑक्सीजन को ईजिली पुश करती है। ईजिली ऑक्सीजन जो है वो निकल कर आती है। कहां तक निकल कर आती है? ऑक्सीजन सिलेंडरों से व्यक्ति के नाक तक, निश्चित रूप में पाइपलाइनों की मदद से, और आसानी से ऑक्सीजन को इनहेल करके व्यक्ति काफी गहराई में भी अपनी लाइफ को ईजिली जो है बचा पाता है। और सबसे लास्ट में नाइट्रोजन। तो वायुयान के जो टायर हैं, आपने सुना होगा शुरुआत में उनमें हीलियम भरी जाती थी, लेकिन अब हम एज अ इनर्ट गैस के रूप में हीलियम से भी सेफ नाइट्रोजन भरते हैं, या नाइट्रोजन को हम यूज करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें ये ऑलरेडी आपको पता है।
तो जो चीज मैंने आपको बताई यही चीज लिखी, यदि सफेद ट्यूबलाइट है, सफेद प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो पारे की वाष्प में क्या भरा होगा? आर्गन। यदि ट्यूबलाइट कलरफुल है तो पारे की वाष्प में हम क्या भरते हैं? पारे की वाष्प के साथ में क्या भरते हैं? नियॉन। चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 कितने लोग सही कर पाते हैं। और सच में अगर क्वेश्चन नंबर 65 आप लोगों ने सही किया तो निश्चित रूप में आप लोगों की तैयारी एकदम ऑन ट्रैक है, मतलब आप उन क्वेश्चनों का सच में बहुत अच्छे से फेवर कर पा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, पानी में अशुद्धि मिलाए जाने पर, यहां पर अशुद्धि का मतलब याद रखिएगा शक्कर या नमक से है। तो पानी में अशुद्धि मिलाए जाने पर, तो अशुद्धि का मतलब किस किस चीज से है? या तो शक्कर या तो हम NaCl ले सकते हैं। तो पानी में यदि हम अशुद्धि मिला देते हैं, मतलब या तो शक्कर मिला दिया तो NaCl मिला दिया, तो क्वथनांक बढ़ जाता है क्या? गलनांक कम हो जाता है क्या? या गलनांक बढ़ जाता है क्या? या क्वथनांक बढ़ जाता है क्या? देखते हैं आंसर क्या है। तो सोमराज का कहना है कि ए राइट आंसर है। धनीराम भी ए को ही राइट ठहरा रहे हैं। अब मैं जल्दी से आपको राइट आंसर जो है वो बता दूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, ये तो आपने बचपन से पढ़ा होगा, और इसी को तो हम कहते हैं क्वथनांक, कि पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना ये पानी का क्वथनांक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, यदि इसी पानी में हमने NaCl ऐड कर दिया, अगर पानी में हमने NaCl ऐड कर दिया तो अब पानी 100 डिग्री पर नहीं उबलेगा, अब पानी 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा। तो निश्चित रूप में पहले 100 पर उबल रहा था, NaCl मिलाने पर 125 में उबलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? निश्चित रूप में आप लोगों ने यह आंसर दिया है कि क्वथनांक क्या हो गया? बढ़ गया। बिल्कुल सही पहचाना, मतलब ए आंसर राइट है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन आप लोगों को ये अधूरी जानकारी है, आप लोगों को ये अधूरी जानकारी है, या सिक्के का सिर्फ एक पहलू आपको पता है कि अशुद्धि मिलाए जाने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। आपको ये भी याद रखना है अशुद्धि मिलाए जाने पर गलनांक घट जाता है। अशुद्धि मिलाए जाने पर गलनांक का मान कम हो जाता है। ये चीज आप जरूर याद रखेंगे। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। मतलब इस क्वेश्चन के 2 राइट आंसर होंगे। जी हां, 2 राइट आंसर हैं इस क्वेश्चन के। जनरली पहला वाला सबको पता है, दूसरा वाला बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए दरअसल में ये क्वेश्चन प्रमोट होता है। अब जैसे मेरे को एक बात बताइए, बर्फ कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमती है? तो आप कहेंगे बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमती है, और बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी पिघलना शुरू कर देती है। मतलब जमती भी 0 डिग्री पर है और पिघलना स्टार्ट भी 0 डिग्री पर कर देती है। अब हम क्या करें, जिस पानी से हमने ये बर्फ बनाई है उस पानी में यदि हम नमक मिला दें, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जिस पानी से हमने ये बर्फ बनाई है उसी पानी में हम क्या कर दें? निश्चित रूप में NaCl मिला दें। तो अब ये कितने डिग्री पर पिघलती? 0 डिग्री पर पिघलती है बर्फ। तो अब इसका जो टेम्परेचर है याद रखिएगा, ये हो जाएगा -25। अब -25 हो गया, मतलब निश्चित रूप में गलनांक जो है वो काफी क्या हो गया? कम। और गलनांक जो है ये काफी कम हो गया, तो हमको क्या मिल गया? टाइम मिल गया। अब जैसे जैसे NaCl जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा तो -25, फिर -24, -23, -20, -15, -10 और -5, -1 और 0। तो इस दौरान जो हमको ये एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, इस दौरान हमने आइसक्रीम को बहुत अच्छे से खा लिया। आइसक्रीम मिक्सचर बनाने वाले लोग पानी में NaCl डाल देते हैं, निश्चित रूप में बर्फ बनती है। वो बर्फ जो है बनती तो 0 डिग्री पर है, लेकिन उसका गलनांक घटकर आ जाता है -25। और जब आप उस आइसक्रीम को खाते हो तो निश्चित रूप में बर्फ तो कितने पर पिघलेगी? 0 पर, लेकिन वातावरण के प्रभाव के कारण -25 से -24, -23 और 0 तक आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है।
जिस दौरान आप बड़े आराम से अपनी आइसक्रीम को खा लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइस मिक्सचर बनाने वाले लोग कौन से प्रोसीजर पे वर्क करते हैं, तो वो पानी में नमक मिलाकर गलनांक को कम करते हैं। याद रहेगी ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, असत्य कथन को पहचानिए। और ये जो असत्य कथन है, याद रखिएगा, ये मैग्नेट से इंस्पायर है, मतलब चुंबक से हमने इन क्वेश्चनों को उठाया है। और चारों के चारों जो हैं ऑप्शन वो प्री के फैक्ट हैं आपके, लेकिन मैंने इनको इस तरह से क्लियर कराने की कोशिश की है ताकि आपको मैग्नेट के ये 4 क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 65 में राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सही क्लियर कर पाते हैं, या आप लोग राइट आंसर दीजिए, मैं भी आप लोग की मदद करता चलता हूं। जिस ताप पर कोई पदार्थ अपना चुंबकीय गुण पूरी तरह से समाप्त कर देता है, मतलब जिस टेम्परेचर को पाकर कोई भी पदार्थ लोहे के पदार्थों को अपने ओर चिपकाना या दिशा ज्ञान नॉर्थ टू साउथ ये बंद कर देता है, मतलब जिस ताप पर कोई चुंबक या कोई लौह चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकत्व पूरी तरह से समाप्त कर देता है, वो कहलाता है क्यूरी टेम्परेचर। मतलब क्यूरी टेम्परेचर का मतलब है उस पर्टिकुलर एलिमेंट में से चुंबकत्व समाप्त हो गया है, आपने इतनी हीट दी है। तो लोहे को जब आप इतना गर्म करते हैं, मतलब लोहे से यदि आप चुंबक बनाते हैं, तो उस लोहे के द्वारा बनाई गई चुंबक को यदि 780 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं, तो याद रखिएगा लोहे का चुंबक समाप्त हो जाएगा। यदि निकल की आप चुंबक बनाते हैं और उस निकल की बनाई गई चुंबक को 358 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं, तो निकल का चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। मतलब पहला स्टेटमेंट एकदम राइट। दूसरा, इस दुनिया में जितने भी स्थायी चुंबक हैं वो सभी इस्पात के बनाए जाते हैं, और इस दुनिया में जितने भी अस्थायी चुंबक हैं वो लोहे के बनाए जाते हैं। दूसरा राइट आंसर है। मतलब आप लोगों ने शायद ऐसा कभी सुना होगा, कैसा सुना होगा, दिक्सूचक यंत्र के बारे में सुना होगा, लाउड स्पीकर के बारे में सुना होगा। तो दिक्सूचक यंत्र और लाउड स्पीकर में भी मैग्नेट लगता है, याद रखिएगा स्थायी चुंबक ही लगता है, मतलब ये इस्पात के बने होते हैं। और अलार्म घड़ी, टेलीफोन, ये निश्चित रूप में इनमें जो चुंबक यूज होता है वो अस्थायी चुंबक होता है, जो किससे मिलकर बनता है, लोहे से। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, जहां चुंबकीय आकर्षण बल या चुंबकीय प्रतिकर्षण बल चुंबकीय बल रेखाओं के कारण होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो गॉस भी होता है और टेस्ला भी होता है, मतलब ये भी राइट आंसर है। अब बचता है लास्ट, बिल्कुल सही है, इसमें वेबर भी हो सकता है। अब बचता है लास्ट, या मुझे कल आप बताइएगा कि वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक तो नहीं है। एक क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। और लास्ट में कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए, मतलब यदि आर्टिफिशियल मैग्नेट हमको बनाना है तो हम किसका उपयोग करेंगे। तो जनरली आर्टिफिशियल चुंबक बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम का नहीं, लोहे का उपयोग करते हैं। मतलब डी जो है वो एकदम राइट आंसर है। और इसी बीच प्रशांत का कहना है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक गॉस है, या उसे हम टेस्ला कह सकते हैं। इस साल एमपीपीसीएस में एक क्वेश्चन आया था, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थों को समझाइए। आप कभी मेंस का सिलेबस देखेंगे यदि फिजिक्स में चुंबकत्व में, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं वर्णन मिलेगा, क्योंकि चुंबकत्व, चुंबक क्या है, चुंबक के प्रकार और चुंबक के उपयोग और चुंबक के गुणधर्म समझाइए। इस क्वेश्चन की मैंने पहले से भविष्यवाणी की थी, याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एमपीपीसीएस मेंस में। और देख ले इस साल वो क्वेश्चन आया भी कि अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के बारे में बताइए, और ये 11 मार्क्स का क्वेश्चन भी था। तो देखते हैं इसको कितने लोगों ने एकदम कंफर्म किया है। जैसे सोमराज का सबसे पहले आंसर है कि सी राइट आंसर होगा, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। नाजी ना बेटा, अनुचुंबकीय पदार्थ में पूछ रहा हूं, लेकिन आप मुझे लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण बता रहे हैं। मतलब
लौह चुंबकीय पदार्थ वे हैं जो चुंबक के पास रखे जाने पर प्रबलता से आकर्षित होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ। चलिए, और कोई आंसर बचा, हम और कोई ऑप्शन बचा? अब हो गया सी। तो देखिए, सी तो एकदम गलत है जो सोमराज ने कहा, उन्होंने लौह चुंबकीय पदार्थों के बारे में बताया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम और सोडियम। मतलब जिन धातुओं के बाह्यतम कोश में विषम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक तरीका होता है अनुचुंबकीय पदार्थों को पहचानने का। कॉपर और एजी मतलब तांबा और चांदी, ये दोनों के दोनों प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो निश्चित रूप में इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ए होगा। अब आप चीज को देख लीजिए, एकदम सिंपल सा। यदि एल्यूमिनियम के पास, एल्यूमिनियम की रॉड के पास यदि हम चुंबक रखते हैं, तो याद रखिएगा थोड़ा सा हल्का, निश्चित रूप में एल्यूमिनियम चुंबक के पास आ जाएगा। तो जब चुंबकीय क्षेत्र लगाए जाने पर कोई पदार्थ चुंबक की ओर हल्का आकर्षित होता है, इसे कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। यदि कॉपर के वायर के पास हम रखते हैं चुंबक, तो कॉपर का जो वायर है, याद रखिएगा, ये थोड़ी दूर चला जाएगा जब हम चुंबक रखेंगे, तो मतलब दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होगा। लेकिन अगर हम कोई भी चुंबक रख दें तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल जैसे पदार्थ बड़े तेजी से चुंबक की ओर आकर्षित होंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए। और आज का जो क्वेश्चन है या आज का हमारा जो सेशन है वो यही होता है समाप्त।